जब एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, तब अलग अलग देशों के महामारी नियंत्रण विभागों ने खास रिस्पांस टीमें बना ली। इन्हीं में से अमेरिका की एक रिसर्च संस्था को एक ऐसी खदान मिली जहां काम करने वाले सारे मजदूर वायरस से संक्रमित होकर मर चुके थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था जिसका नाम बर्ट था। वह भी वायरस से संक्रमित था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए संस्था ने तुरंत डॉक्टर एडवर्ड को बुलाया ताकि वह बर्ट के शरीर से एंटीबॉडी निकालकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर सके। कई हफ्ते बीत गए, चूहों पर एक के बाद एक टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी प्रगति नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बर्ट बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। वह सिर्फ अपने परिवार से मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि वे कैसे हैं। एक इंटर्न लड़की बर्ट की भावनाओं को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन बर्ट बेहद गुस्से और डर में था, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता था कि उसे आखिर रखा कहाँ गया है। पेशेंट जीरो होने की वजह से हर दिन उस पर चूहों की तरह प्रयोग किए जा रहे थे। उसे रोज दर्दनाक यातनाएं सहनी पड़ती थीं, यहाँ तक कि उसका खून भी लगभग खत्म होने लगा था। इसी दौरान दूसरी इंटर्न लड़की ने उसे बताया कि उसकी पत्नी और बेटा इस प्रयोग का पूरा समर्थन कर रहे हैं। ये सुनते ही बर्ट का दिमाग खराब हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका परिवार उसे इस तरह गैर इंसानी टॉर्चर सहते हुए देखकर भी चुप रह सकता है। तभी उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसके परिवार के साथ कुछ बुरा हो चुका है, और फिर बर्ट ने अपने तरीके से बदला लेने का फैसला कर लिया। अपने कमरे में लौटकर उसने चुपके से बाड़ पर लगा स्प्रिंग खोल दिया और जानबूझकर अपने संक्रमित खून को हर जगह फैला दिया। अगले दिन जब रिसर्चर उसका खून लेने आए तो उसने सीधे एक वैज्ञानिक का प्रोटेक्शन सूट फाड़ दिया और वायरस से भरा खून उसके चेहरे पर फेंक दिया और बोला, तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट पसंद है ना, तो अब मेरे साथ मिलकर इसका मजा लो। डॉक्टर उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन बर्ट ही अकेला इंसान था जिसके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद थी। अगर वह मर जाता तो वैक्सीन, नोबेल प्राइज और करोड़ों का रिसर्च सब खत्म हो जाता। मजबूरी में डॉक्टर एडवर्ड ने उसे फिलहाल जिंदा छोड़ दिया, लेकिन संक्रमित वैज्ञानिक को उसी के साथ बंद कर दिया गया। उधर वायरस लीक होते ही पूरी रिसर्च फैसिलिटी में अलार्म बजने लगा। घोषणा हुई कि सभी कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित शेल्टर में भेजा जाएगा। अगले सीन में हम मार्क नाम के एक बंदे को, जो कैरेबियन सी के पास वाले शहर में अपनी शादी करने आया था। साथ ही उसने अपने बचपन के दोस्तों जोश, डॉब्स और उसकी गर्लफ्रेंड पेनी को भी बुलाया था। उधर उसकी मंगेतर और उसका परिवार पहले से तैयार था। उसका ससुर एक मशहूर रियल एस्टेट एजेंट था। मार्क की शादी होते ही उसकी जिंदगी बन जाती, जैसे कई दशकों की मेहनत बच जाती। लेकिन इतने बड़े मौके पर डॉब्स और पेनी साधारण कपड़ों और बैकपैक के साथ पहुंच गए। इससे मार्क को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। वैसे भी अपनी होने वाली पत्नी के परिवार में उसकी ज्यादा इज्जत नहीं थी और अब उसके दोस्त भी उसे सम्मान नहीं दे रहे थे, इसलिए वह अपनी होने वाली पत्नी के साथ उन्हें घुमाने ले गया। डॉब्स ने मौका देखकर स्थानीय लोगों से कुछ पत्तियां खरीद ली। उधर पेनी को एक बूढ़ी औरत ने रोक लिया। वह उसे एक ब्रेसलेट देना चाहती थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि यह कंगन बुरी शक्तियों से बचाता है। भाषा ठीक से समझ न आने की वजह से वे लोग काफी देर तक वहीं उलझे रहे। आखिरकार उन्होंने उसका तोहफा स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोस्तों ने मार्क को सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले उसे एक रात के लिए सुनसान द्वीप पर ले जाएंगे। आखिर कल उसकी शादी थी और शादी के बाद शायद उसे खुलकर घूमने का मौका न मिले। उसकी मंगेतर ने बस इतना कहा कि ज्यादा पागलपन मत करना और उत्तर वाले वीरान द्वीप पर मत जाना, क्योंकि वह प्रतिबंधित इलाका था और वहाँ पर्यटकों का जाना मना था। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी और यॉट सीधे उसी प्रतिबंधित इलाके की तरफ मोड़ दी। क्योंकि मार्क कल शादी के बंधन में बंधने वाला था, इसलिए उसके दोस्तों ने उसके लिए एक बहुत बड़ा होममेड टॉय तैयार किया था। नशे की हालत में उसे बाहर निकाला गया। उधर पेनी ने मार्क को एक पुराना स्ट्रीट लैंप दिया। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। वे अक्सर उस स्ट्रीट लैंप के नीचे लेटकर भविष्य के सपने देखा करते थे। अगर पेनी के परिवार ने भारी दहेज की मांग न की होती तो शायद दोनों कभी अलग न होते, लेकिन अब पेनी उसके सबसे अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। यह सब सोचकर मार्क का सिर दर्द से भर गया। इसी बीच पेनी उसके पीछे पीछे केबिन में चली गई। वह मौका पाकर शादी से पहले मार्क के साथ अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। अगर भविष्य में कुछ भी गलत हो गया तो सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। लेकिन मार्क उस खुशी को खोना नहीं चाहता था जो उसे आखिरकार मिली थी। आखिर उसे करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी। उससे पहले वह कोई गलती नहीं करना चाहता था और न ही करने की हिम्मत रखता था। करीब 2 घंटे तक समुद्र में सफर करने के बाद वे आखिरकार उस शापित द्वीप पर पहुंच गए। कहा जाता था कि उस द्वीप पर कोई नहीं रहता, लेकिन वहां उन्हें एक घर दिखाई दिया। गाइड ने बताया कि शायद कभी यहाँ लोग रहते होंगे, लेकिन अब यह पूरी तरह वीरान पड़ा है। उसने कहा कि वे लोग जितना चाहें मजे करें। सुबह 6 बजे वह उन्हें वापस लेने आएगा ताकि वे शादी की तैयारियों के लिए लौट सकें। नाव से उतरते ही कुछ लोग स्केट्स पहनकर
बीच की तरफ बढ़ गए। वहीं बड़ा आदमी जल्दी से लैसी के साथ डाइविंग करने चला गया और मार्क ऑफ हाइट कैंप लगाने में जुट गए। वे पहले साथ में एक कंपनी चलाते थे, लेकिन बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया। इसी वजह से कई सालों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और यही कारण था कि मार्क ने एक अमीर लड़की से शादी करने का फैसला किया। इधर बड़ा आदमी और लैसी ने महसूस किया कि समुद्र में एक भी मछली नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद सारी मछलियां गहरे समुद्र में चली गई हों। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि चारों तरफ सड़ी हुई मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। नजारा बेहद डरावना था। असल में यह सब पास की रिसर्च लैब की वजह से हो रहा था। लैब का जहरीला पानी समुद्र में छोड़ा जा रहा था, जिससे आसपास का पूरा इलाका प्रदूषित हो चुका था। वे तुरंत किनारे लौटे और बाकी दोनों को सब कुछ बताया, लेकिन मार्क और व्हाइट को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्हें लगा शायद किसी छोटे शार्क का हमला रहा होगा। किसी ने भी लैसी की बात पर भरोसा नहीं किया। गुस्से में वह तंबू के अंदर चली गई, लेकिन कपड़े बदलते समय उसने अपनी बांह पर एक बड़ा लाल निशान देखा और तभी उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। उधर लैब में संक्रमित वैज्ञानिक 2 दिनों के भीतर इंसान नहीं रह जाते थे। मजबूरी में डॉक्टर एडवर्ड को अधूरी वैक्सीन इस्तेमाल करनी पड़ी। उसे पता था कि इसमें खतरा है, लेकिन अपने साथी की जान बचाने का यही आखिरी तरीका था। बेस पर अब सिर्फ एक ही प्रोटेक्टिव सूट बचा था। बाकी सारे सूट क्वारंटीन जोन में भेज दिए गए थे। प्रोजेक्ट मैनेजर होने के कारण एडवर्ड ने खुद वह सूट पहन लिया। उसने लिंडा को दूर रहने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वैक्सीन शरीर में डाली गई, वायरस और दवा के बीच भयानक रिएक्शन शुरू हो गया। आदमी तड़पने लगा और जोर जोर से संघर्ष करने लगा। मजबूर होकर डॉक्टर को उस लड़की की मदद लेनी पड़ी, लेकिन तभी संक्रमित आदमी ने खून की उल्टी कर दी, जो सीधे लड़की के शरीर पर जा गिरी। हालांकि उसने तुरंत अपना कोट उतार दिया और बाथरूम में खुद को साफ करने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर लैसी ने अपने बॉयफ्रेंड को टेंट में बुलाया। उसने शरीर पर पड़े लाल चकत्तों को देखा और कहा कि शायद यह समुद्र के पानी या किसी जेलीफिश की एलर्जी होगी। वह पूरी तरह भूल चुका था कि कुछ देर पहले समुद्र में एक भी जीव दिखाई नहीं दिया था। तभी लैसी ने देखा कि उसके पैरों पर भी बड़े बड़े लाल निशान उभर आए हैं। अब उसका बॉयफ्रेंड फिर से अंदाजा लगाने लगा, शायद यह सब बाजार से खरीदी गई पत्तियों या किसी अजीब चीज की वजह से हो रहा था। उसने कहा, शायद अलग जगह की चीज खाने से हल्का रिएक्शन हो गया है, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। बॉयफ्रेंड की बातें सुनकर लैसी भी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसी समय बाहर गए दोनों लड़के लकड़ियां लेकर वापस आ रहे थे। इधर मार्क और लैसी एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिले, अचानक लैसी दर्द से जोर से चीख उठी। बड़े मार्क को अपने मुंह में कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो वह खून था। अगले ही पल लैसी के प्राइवेट पार्ट से हर तरफ खून निकलने लगा। डर के मारे वह तुरंत टेंट से बाहर भागा। उसी वक्त लकड़ियां लेकर लौटे दोनों लोग यह खौफनाक दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, आखिर हुआ क्या है? मामले की गंभीरता समझते ही मार्क ने नाव वाले कप्तान को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस वीरान इलाके में फोन का कोई सिग्नल नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने तय किया कि वे उस रहस्यमयी घर में जाएंगे जो उन्होंने पहले देखा था। क्योंकि लैसी की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए एक आदमी उसके साथ वहीं रुक गया। करीब 1 घंटे तक जंगल में भटकने के बाद बाकी दोनों आखिरकार उस इमारत तक पहुंच गए। बिल्डिंग में लाइट्स जल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। ऐसा लग रहा था मानो या तो बाहर वालों को अंदर आने से रोका जा रहा हो या फिर अंदर वालों को बाहर निकलने से। लेकिन चाहे जो भी सच हो, अब वापस लौटना आसान नहीं था। तभी उन्हें एक पुरानी खिड़की के पास एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। दोनों किसी तरह उस रास्ते से अंदर घुस गए। अंदर आते ही वे मजाक करने लगे कि कहीं वे फंस न जाएं, लेकिन अगले ही पल खिड़की अपने आप बंद हो गई। अब मामला सचमुच डरावना हो चुका था। हालांकि मार्क ने खुद को शांत रखा। दीवार पर लगे नक्शे को देखकर उसने कहा, अगर हम इसे फॉलो करें तो शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। सुरक्षा के लिए उसने पास पड़ी एक कुल्हाड़ी हथियार के तौर पर उठा ली और उसी पल से जैसे ही वे उस बेस के अंदर आगे बढ़े, खौफ का असली खेल शुरू हो गया। उधर बाहर उनके साथी का उन दोनों से संपर्क टूट चुका था और वह बुरी तरह घबरा गया था। तभी अचानक स्पीकर से एक डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने खुद को डॉक्टर बताया और पूछा कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। दा जुआंग ने तुरंत पूरी स्थिति समझा दी, लेकिन डॉक्टर एडवर्ड ने कहा कि वह अभी बेस के अंदर है और नियमों के अनुसार वह बाहर नहीं आ सकता। उसने कहा कि मरीज को खुद लेकर उसके पास आना होगा। दा जुआंग वापस टेंट में गया और लैसी को बताया कि उसने डॉक्टर से संपर्क कर लिया है, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसकी त्वचा सीधे हाथ में निकल आई। अब उसे समझ आ गया कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। इतनी खराब हालत में उसे दूर तक ले जाना नामुमकिन था। इसलिए दा जुआंग ने फैसला किया कि वह पहले डॉक्टर के पास जाएगा और कोई रास्ता ढूंढकर वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ मार्क और व्हाइट सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए
अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गए, लेकिन वहां खून के निशानों के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक एक काली परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, सामने का कॉरिडोर और भी डरावना होता गया। चारों तरफ बर्बादी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई भयानक हादसा हुआ था, यहाँ तक कि एक चूहा तक जिंदा नहीं बचा था। तभी अचानक बाहर जोरदार आवाज आई। मार्क ने तुरंत कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और धीरे से दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, उसी पल उनके पीछे एक भयानक संक्रमित आदमी दिखाई दिया। वह बेस का सिक्योरिटी गार्ड था। संक्रमित होने के बाद भी वह अपना एक नियम नहीं भूला था, कोई भी इंसान वायरस लेकर इस बेस से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मार्क और व्हाइट डर के मारे भागकर एक छोड़े हुए गोदाम में छिप गए। बाहर गूंजते भारी कदमों की आवाज सुनकर दोनों की सांसें अटक गईं। काफी देर बाद वो कदमों की आवाज आखिर दूर चली गई। दोनों तुरंत बाहर निकले और फिर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन तभी व्हाइट किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह किसी इंसान के शरीर का आधा हिस्सा था। उसके घाव बिल्कुल उसी सिक्योरिटी गार्ड जैसे थे। अब उन्हें समझ आ गया कि वायरस फैलने के बाद ही इस पूरे बेस को बंद किया गया था। वे वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक वह अधमरा शरीर हिलने लगा। अगले ही पल वह मरा हुआ आदमी खड़ा हो गया। व्हाइट डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद करने दौड़ा, लेकिन अब संक्रमित आदमी का निशाना बदल चुका था। वह सीधे मार्क की तरफ झपटा। उसी समय मार्क ने पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। कुल्हाड़ी सीधा उसके सिर में जा लगी और अगले वार में उसने उस संक्रमित आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिलहाल के लिए इसने व्हाइट की जान बचाई। घबराया हुआ व्हाइट वहां से बस निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड फिर से आ गया। उसने डरावनी आवाज में कहा, अगर वायरस बाहर फैल गया तो इंसानियत का अंत तय है। कोई भी इस बेस से बाहर नहीं जाएगा। अब व्हाइट को समझ नहीं आ रहा था कि वह संक्रमित है या नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत गोली चला दी। हालांकि वह सिक्योरिटी गार्ड अब इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर वायरस की वजह से बेहद मजबूत बन चुका था। गोली की ताकत से उसकी हड्डियां टूटकर बाहर निकल आईं और एक नुकीली हड्डी सीधा उसके सिर में जा घुसी। किस्मत से व्हाइट बच गया और जाते जाते वह सिक्योरिटी गार्ड की पिस्तौल भी उठा लाया। उधर दूसरी तरफ मार्क लैब के रिसर्च रूम तक पहुंच गया। वहां उसने वायरस से जुड़ी फाइलें और रिसर्च डेटा देखा। उसे पता चला कि यह वायरस उसी गुप्त संस्था की रिसर्च का हिस्सा था। जब लैब स्टाफ पर वायरस ने हमला किया, तब वैज्ञानिकों ने इसकी फैलने की वजह खोजनी शुरू की और आखिर में उनका निष्कर्ष था कि यह वायरस चूहों के जरिए फैल रहा था। उसी समय दा जुआंग भी इमरजेंसी एग्जिट से बेस के अंदर पहुंच गया। व्हाइट को सिक्योरिटी गार्ड की बातें याद थीं। उसे अब यकीन हो चुका था कि दा जुआंग और लैसी दोनों संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए उसने तुरंत बंदूक तान दी और दा जुआंग को अपने पास आने से रोक दिया। तभी मार्क वहां पहुंच गया और उसने यह सब देख लिया। व्हाइट ने चिल्लाकर कहा कि उन दोनों को वायरस हो चुका है, लेकिन दा जुआंग बोला, अगर वायरस है भी तो इसका इलाज हो सकता है। मैं सिर्फ डॉक्टर को ढूंढने आया हूँ। कप्तान की बात सुनकर मार्क थोड़ा डगमगाने लगा। यह देखकर व्हाइट जल्दी से बोला, तुम भूल रहे हो, लैसी और दा जुआंग ने तुम्हारे साथ क्या किया। असल में उसे अभी अभी पता चला था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे धोखा दे रहा था, लेकिन मार्क ने शांत रहने का नाटक किया। वह धीरे धीरे व्हाइट के करीब गया और अचानक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसके हाथ से बंदूक छीन ली और कहा, इतनी खतरनाक चीज मेरे पास रहना ज्यादा बेहतर है, बाकी हिसाब बाहर निकलने के बाद कर लेंगे। इसके बाद वे लोग बेस के अंदर बने शेल्टर की तरफ बढ़ने लगे। अब उस संस्था में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, एक ब्लैक महिला डॉक्टर, एक सुनहरे बालों वाली लड़की और कुछ अन्य बचे हुए लोग। सुनहरे बालों वाली लड़की बाहर आई और उन्हें अंदर ले जाने लगी। जब उसे पता चला कि मार्क और बाकी लोग उस जहाज से आए हैं, तो उसने उनका स्वागत किया। उसने बताया कि डॉक्टर अभी बाकी मरीजों का इलाज कर रहा है, लेकिन तभी ब्लैक महिला डॉक्टर ने सच सामने ला दिया। उसने कहा, डॉक्टर एडवर्ड खुद काफी पहले संक्रमित हो चुका है। अगर अधूरी वैक्सीन उसे न दी जाती तो वह अब तक मर चुका होता। अब मजबूरी में लिंडा को सबके सामने अपना मास्क उतारना पड़ा। हालांकि वैक्सीन ने कुछ असर जरूर किया था। कम से कम वह बाकी संक्रमित लोगों की तरह सड़ते हुए मांस के ढेर में नहीं बदली थी। यह देखकर मार्क ने फैसला किया कि वह फिर भी डॉक्टर से मिलेगा। लेकिन जब वे डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर एडवर्ड ने साफ कह दिया, मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं। यह बेस बेहद गोपनीय है। मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दे सकता। बाहरी लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए, लेकिन तभी नाव वाले ने तुरंत उसे भाले से घायल कर दिया। तभी सुरक्षात्मक सूट पहने कप्तान ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हारा जहाज छीनकर यहाँ से भागना चाहता था। अब मार्क समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। खुशकिस्मती से डॉक्टर ने हाथ में बंदूक पकड़ते हुए कहा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर उसने लिंडा से कहा कि वे संक्रमित लोगों को पहले कैंप वापस ले जाकर संभालें। शाओबाई को डॉक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और खुद मार्क एक लड़की और नाव वाले के साथ बेस का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम चालू करने निकल पड़ा।
ताकि दोबारा वैक्सीन पर रिसर्च की जा सके। रास्ते में लिंडा ने देखा कि नाव ज्यादा दूर नहीं है। उसने मौका देखकर लकड़ी का डंडा उठाया और आदमी के सिर पर जोर से मार दिया। वह अकेले ही नाव लेकर भागना चाहती थी। उधर डॉक्टर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने कहा कि शाओबाई की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है और उसे दोबारा जांच करनी होगी। मौत के डर से शाओबाई मान गया, लेकिन डॉक्टर ने झूठ बोला था। जैसे ही उसने शाओबाई को बेहोश किया, उसने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। इस बीच मार्क और उसकी टीम ने मिलकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम चालू कर दिया था और अब वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी लिंडा नाव तक पहुंच चुकी थी। आवाज सुनकर लेसी चौकन्नी हो गई। उसने देखा कि कोई अजनबी उसकी नाव चुराने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी खूनी थी कि देखना भी मुश्किल था। वे एक दूसरे की चमड़ी तक नोच रहे थे। आखिर में लेसी ने अपने विशाल रबर डंडे से लिंडा को मार डाला। मिशन पूरा करके लौटते समय मार्क ने सबसे पहले शाओबाई की लाश देखी। फिर उसे बड़े आदमी की मौत का भी पता चला। गुस्से में भरकर उसने तय कर लिया कि वह उस हरामी डॉक्टर को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कैंप लौटा, उसने मार्क पर हमला कर दिया। मार्क उससे बात करना चाहता था, मगर डॉक्टर ने तुरंत गोली चला दी। खुशकिस्मती से गोली सिर्फ उसके सिर को छूकर निकली और उसकी जान बच गई। इसके बाद डॉक्टर ने काली बहन से कहा कि वह उसके साथ चले। अब वायरस समुद्र के पानी में फैल चुका था। अगर वैक्सीन बन गई तो पूरी जिंदगी ऐश होगी। लेकिन भविष्य के सपने देखते हुए डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से कोई उस पर निशाना साध चुका है। अचानक गोली चली और डॉक्टर वहीं ढेर हो गया। डॉक्टर के मरते ही बेस में जोरदार विस्फोट होने लगा। अब सुबह हो चुकी थी और जैसा वादा किया था, नाव वाला उन्हें लेने वापस आ गया। बहुत से लोग गायब थे, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। शायद वह समझ चुका था कि जो हुआ उसे जानना आसान नहीं। जब वे बड़े जहाज पर लौटे तो नाव वाले ने उन्हें रोज के लिए एक बोतल पानी दी। फिर दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। दोनों को लगा कि अब आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। असल में बर्ट ने अपने ही पत्नी को मार डाला था। उसने उनके पीने के पानी में अपना संक्रमित खून मिला दिया और फिर छोटी नाव पर बैठकर वहां से भाग निकला। अब समुद्र में सिर्फ 2 संक्रमित लोग ही बचे थे। उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। फिल्म के आखिर में वायरस फैलने की असली वजह भी दिखाई गई। जब बर्ट को पता चला कि उसका परिवार मर चुका है, तो उसने चुपके से अपना संक्रमित खून प्रयोग वाले सफेद चूहे को पिला दिया। फिर उसे बाहर छोड़ दिया। इसके बाद उसने डॉक्टर का कैमरा चुरा लिया। उनकी बातचीत और फ्रीक्वेंसी जानने के बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए सबसे फिर झूठ बोला था। फिर हम देखते हैं कि बर्ट उस जगह से भाग जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का